हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि हमारे साथ यहाँ पर सारे धुरंधर टीचर्स बैठे हैं। मंजू मैम ऑन माई लेफ्ट, दीपेंद्र सर ऑन माई लेफ्ट, राइट में ऋषभ सर हैं और नितिन गौतम सर हैं। तो बहुत सारे आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको आज हमने सोचा डिस्कस करें। और टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हम सब लोग इकट्ठा हुए थे तो प्लान ये हुआ कि चलो आप लोगों के लिए कुछ ऐसा शूट करके देते हैं, शायद आप लोगों की प्रॉब्लम्स इजी हो जाए। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि अभी हमको टीम ने बताया कि क्वेश्चंस गूगल फॉर्म के थ्रू आए थे। तो इसको एक एक करके टीचर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपका अगर वो कोई इशू होगा तो आपके तक वो आंसर जो है पहुंच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मंजू मैम आपसे ही है। अभी हम करंट से ही शुरू करें तो मेंस का एग्जाम हो चुका है मैम। तो अभी सबसे पहले स्टूडेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और अगर कोई प्रारंभ का स्टूडेंट है तो वो कैसे अब यहाँ से आगे बढ़े, उसने क्या करना है, मेंस के क्वेश्चन देखने हैं क्या अभी नहीं देखने हैं, क्या उसकी अप्रोच होगी? सर, जैसे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लगभग 1 साल तो ये माना जाता है कि मिनिमम इतना टाइम आपको चाहिए, और एग्जामिनेशन का भी पूरा साल जो है वो मतलब 1 ईयर होता है कंप्लीट। तो एटलीस्ट ये है कि जिस साल बच्चा जो है, जो भी हमारे प्रारंभ के स्टूडेंट है, जिस साल एग्जाम दे, मान लीजिए उन्हें 26 में देना है, तो एटलीस्ट वो ये सोचे कि आफ्टर ये जो समय बचा है आपके पास लगभग 9 और 10 मंथ्स का टाइम, स्पेशली अगर मैं आज बात करूं कि मान लीजिए आपको अभी 25 का जो है वह देना है, तो अभी अक्टूबर से जो आपका मेंस ओवर हो गया, तो अभी आपके पास जो टाइम है अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, एटलीस्ट जैन लास्ट तक भी आप ले जा सकते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा इसमें रिस्क रहता है, तो तब तक ये टाइम आप अपना मेंस के लिए दीजिए कि आप अभी फुल तरीके से, पूरे तरीके से आप मेंस को फोकस्ड रखिए, क्योंकि मेंस के अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन जब करेंगे ना तो आपको उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो मेंस कीजिए, एंड उसके बाद आप जैन लास्ट में या फेब से एटलीस्ट अपनी डेडलाइन रखिए कि हाँ, मेंस मेरे को बाइंड अप कर देना है, एंड उसके बाद जो प्रीलिम्स है वह स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फिर उसके बाद जरूरत होती है कि जो आपका फेब है, मार्च है, ठीक है, अप्रैल है, क्योंकि मई के आसपास अगर आपका एग्जाम होगा आगे भी 26-27 में, तो 4-5 मंथ्स की जो स्टडी है एटलीस्ट कंप्लीट रिवाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए, पीवाईक्यू के लिए, करंट अफेयर के लिए, तो ये इतना टाइम आपको प्रीलिम्स के लिए चाहिए होता है। तो यही हो सकता है कि अभी आपने मेंस देख लिया, हाँ, मेंस से एक चीज आप ये सीख जाए कि चलो मेंस का इस बार पेपर हुआ तो आखिर नेचर ऑफ द क्वेश्चन जो है वह क्या है, किस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके से आईआर के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एटलीस्ट एक बार आप देखो, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ, मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं ऐसे नहीं पढ़ती, मुझे अब इस तरीके से अपनी स्टडी को मोल्ड करना है, मुझे ऐसे आंसर राइटिंग करनी, मुझे ये अप्रोच रखनी है, तब जाके मैं आंसर राइटिंग कर पाऊंगी। तो यहाँ पर एक ये तरीका बच्चों को सीख जाना चाहिए कि मेंस के पेपर्स आप देखो, उससे एक आइडिया लगाओ कि हाँ, मुझे जो है वह 3 घंटे में सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा एक माइंड मेकअप करें कि मैं कैसे खुद को प्रिपेयर करूंगा एग्जामिनेशन डे के लिए। तो ये एक बच्चों के लिए तरीका है कि अभी मेंस फोकस्ड हो जाओ, एटलीस्ट जैन तक हाफ रख लो जैन, है ना, या फिर कभी कभी बच्चों को लगता है कि नहीं, मेरे को सुसाइड भी करना है, ज्यादा पैनिक है अगर प्रीलिम्स को लेके, तो फिर दिसंबर तक अपना टाइम रख लो। तो ये हो सकता है कि अभी आपका मेंस चलेगा, उसके बाद आप पूरे तरीके से प्रीलिम्स पर फोकस हो जाइए। राइट, बिल्कुल सही। मतलब जैसे मैम ने बताया, और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट अप्रोचेस है। अभी मेंस एग्जाम भी हो चुका है, जैसे मैम ने कहा कि आपको क्वेश्चंस देखने चाहिए। जो प्रारंभ के स्टूडेंट्स हैं वो भी जान रहे होंगे, हम लोग प्रारंभ में क्लासेस ले रहे हैं। अभी मेंस के बहुत सारे क्वेश्चंस जो हिस्ट्री में भी आए थे सर, उसको भी मैंने भी क्लास में अंदर डिस्कस कराया था। तो आई थिंक बिल्कुल सही मैम ने बोला है कि राइट नाउ प्रारंभ के स्टूडेंट्स या फिर जो आप लोग कॉलेज में हो, उनके लिए बेस्ट जो चीज़ है, जो स्टेप होना चाहिए वो यही कि आप भी मेंस के क्वेश्चंस को ज़रूर देखिए, एनालाइज करिए कि कैसे हमको आगे बढ़ना है। अब सर, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्टार्ट कर रहे होंगे, मे बी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स प्रारंभ के हो। ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे राइटिंग पे बस अटकते हुए आ जाते हैं कि हाँ, मुझे यूपीएससी का भी करना है, सो आई वांट टू फॉलो दिस चैनल और मैं यहाँ से पढूं। सर, व्हाट इज द एडेड एडवांटेज ऑफ स्टार्टिंग अर्ली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन? सब जब हम बोलते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा, बट ये तो बात हमें ये भी जाननी चाहिए कि जल्दी जागेंगे तो जल्दी सवेरा भी हो जाएगा, है ना। तो जब हम भी अपने कॉलेज डेज में थे, जो चीज़ आज मैं रियली मिस करता हूँ वो यही है कि कॉलेज की टाइम पे जो हमने टाइम को सही से यूटिलाइज नहीं किया ना, वो आज एक मिसिंग थिंग है वो मेरी लाइफ में। तो आज जब भी मैं कहीं भी बच्चों से मिलता हूँ तो मेरे लिए हमेशा उनसे एक ही चीज़ होती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम में और मेरे में क्या फ़र्क है। सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो है एज। वो एज जो उनके पास है वो मेरे पास अब नहीं। मैं 32 का हो गया, मैं एग्जाम नहीं दे सकता, बट अगर आज मुझे कोई कहे कि आप वापस कॉलेज में हैं, एंड डेफिनेटली आप मुझे वक्त पे सिखा दिया ना कि हाँ, मैं अगर बैक इन द टाइम जाऊँ
तो डेफिनेटली आई विल रियलाइज कि हाँ मुझे वो टाइम को यूटिलाइज कैसे करना था। और यूपीएससी एक ऐसी तैयारी टेक्स टाइम सर, मतलब इट इज़ नॉट मतलब ऐसा नहीं कि स्प्रिंट रेस नहीं है, ये मैराथन है। इसके अंदर हर चीज़ को हर दिन आप नई चीज़ सीखते हैं और आप लाइफ से भी बहुत कुछ सीखते हैं। और जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता रहता है वैसे वैसे आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में भी अप्लाई करते हैं। पर अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं यूपीएससी में तो मैं ये भी बता दूं अर्ली फिनिश भी करें। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम लेटर ऑन स्टेज पे जब एज भी बढ़ रही है, आपकी ग्रेजुएशन हो गई, आपकी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर आने लगेगा, आपके ऊपर कमाने का प्रेशर आने लगेगा, उससे भी ज़्यादा आपके साथ के लोग कमाने लगेंगे, आप नहीं कमा रहे होगे उसका भी प्रेशर आप पे आने लगेगा। बिल्कुल। और जैसे जैसे वो प्रेशर बिल्ड होता जाएगा फेलियर्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे एंड एवरी सिंगल फेलियर नेक्स्ट प्रीलिम्स में वो आपके साथ जाता है। भले ही आप पहला प्रीलिम्स दे रहे हैं वो आप नहीं क्लियर किए, अगले प्रीलिम्स में पिछला प्रीलिम्स साथ जा रहा है। सही बात। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पर इसीलिए हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये हमेशा से बोलते हैं कि आप एनसीईआरटी स्टार्ट कीजिए, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझिए। जितना ज़्यादा आप उन फाउंडिंग स्टोन्स को समझेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जनरली बोला जाता है कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, बट मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, रादर द प्रोसेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्रोसेस का मतलब ये कि आपको मेंस में 3 घंटे में 20 क्वेश्चन लिखने हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपको 4 घंटे में लिखने के लिए दूंगा ना, हर व्यक्ति लिख देगा। सो मैटर उसमें नॉलेज का नहीं है, उसमें आप जो प्रैक्टिस करते हैं दिन रात उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आने के लिए, उससे अकस्टम होने के लिए, दैट इज समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर दिस एग्जाम। और आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी अकस्टम हो जाएंगे, एक्लेमेटाइज हो जाएंगे कुछ सिचुएशन में आने के लिए। दैट इज वाई आई ऑलवेज से, मतलब जल्दी स्टार्ट करेंगे जल्दी फिनिश करेंगे, सिंपल एज दैट। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सर ने बहुत ही एक ऐसी लाइन बोली सर, गूज़बम्स आ रहे हैं, दैट यू स्टार्ट अर्ली यू विल एंड अर्ली। और ये सर उतनी ही सही बात है, बिकॉज इट हैज़ टू बी वन डे और इट हैज़ टू बी डे वन। तो वो आपका डे वन कितनी जल्दी शुरू हो रहा है वो आपको डिसाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नितिन सर आपसे है। जी। नितिन सर, प्रारंभ के स्टूडेंट्स हैं, अभी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अदर बैचेस में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बैकलॉग नाम की चीज़ है जो उनके लिए उनको बड़ा परेशान करती है कि सर जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, जो क्लास में आप चल रहे हैं, मैंने उतने लेक्चर नहीं पढ़े हैं अभी तक। तो ये मैं प्रेजेंट वाले लेक्चर पढ़ूँ या बैकलॉग कैसे क्लियर करूँ, मैं कैसे मैनेज करूँ, इसके लिए आप क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को? थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहूँगा सर कि बैकलॉग सबसे पहले अगर किसी के लाइफ में आता है तो हम काफ़ी घबरा जाते हैं। उस टाइम पे मैं भी स्टूडेंट था, हम सब स्टूडेंट रहे, हमारे टाइम पे ये लगता है कि यार हम पीछे रह गए। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ स्टूडेंट जिसके लाइफ में कभी बैकलॉग नहीं आया है। हमेशा सबकी लाइफ में आता है। आप इंसान हो, कल बीमार हो गए, आपके घर पे कुछ फंक्शन है, कुछ भी है, दोस्त आ गए, आप 2 दिन पिछड़ गए। तो ये जनरल सी चीज़ है, पहले इसको लेके बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार बैकलॉग हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व करते हुए कई लोग ये सोचते हैं कि जो मेरा छूट गया उसको स्किप करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वो बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है मेरे हिसाब से। रीज़न बीइंग कि हर सब्जेक्ट का एक स्ट्रक्चर होता है। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आप प्रेशर नहीं समझोगे तो आगे आप क्लाइमेटोलॉजी कैसे समझोगे। तो मेरा पॉइंट क्या है, आप स्किप करोगे तो आगे की चीज़ें आपके लिए बर्डन बन जाएंगी। तो आपको फॉलो तो वही पाथ करना है। इसलिए हम गाइडेड कोर्स भी कहीं भी लेते हैं या बुक लेते हैं, तो बुक लिखने वाला ऑथर भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से बुक लिखता है कि इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर, इस चैप्टर के बाद इस चैप्टर। देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दैट, देयर इज़ अ लॉजिक बिहाइंड दैट। वो रैंडमली चैप्टर प्लेस नहीं करते। सेम टीचर्स जब पढ़ाते हैं, हम लोग खुद पढ़ाते हैं, तो हम अपना लेक्चर को स्ट्रक्चर करते हैं इन अ वे कि आप पहले ए सीखो, फिर बी सीखो, फिर सी सीखो। तो जाना तो उसी रास्ते से है जो आपको टीचर बता रहे हैं, या अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो जो बुक से जा रहे हैं, आपको स्किप नहीं करना है। ये सॉर्टेड हो गया। अब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट इट, तो मेरे हिसाब से मैं बहुत ही मैथमेटिकली चलता हूँ कि अगर मेरा 20 दिन का लेक्चर छूटा है फॉर एग्जांपल, तो 40 घंटे मान लो क्लास में हो गया, और उसके लिए मैं घर पे 4 घंटे अगर पढ़ता तो 20 चौके 80, 100 घंटे का मेरा बैकलॉग रहा। तो सबसे पहले ओवर एग्रेसिव प्लान मत बनाओ कि मैं 5 दिन में कवर कर दूंगा। 100 घंटे कवर करने भैया तो आपको 2 महीना लगेगा। What you need to do is कि आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि ह्यूमनली कितना पॉसिबल है, कितना मैं रोज एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। अगर मैं ऑलरेडी 8 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा कर सकता हूँ। तो 100 घंटे मतलब 50 दिन का प्लान, बीच में 10 दिन ब्रेक मान लो, यानी वो अगले 2 महीने में कवर होगा। अब आपको लगेगा आप पिछड़ रहे हो इससे, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, क्योंकि सबके कोर्स के दौरान दे विल मिस समथिंग और वो उसको कवर करेंगे।
तो वो आपके साथ कुछ यूनिक नहीं हो रहा है, उसमें घबराने की बात नहीं है। आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो, महीने 2 महीने में उसको थोड़ा थोड़ा करके आप कवर करो। आप पे लोड भी नहीं आएगा, मेंटल चैलेंज भी नहीं आएगा। जो क्लासेस और डेली का आप काम कर रहे हो, न्यूज़पेपर हो गया या क्लासेस हो गए, वो भी मिस नहीं होगा, क्योंकि वो फिर फर्दर स्पाइरल करेगा, अगेन वो नया बैकलॉग बनेगा। तो वो भी नहीं छोड़ना है, वो आप करते जाओ। साथ में आप 2-2 घंटे, 1.5 घंटे का मार्जिन, डिपेंडिंग ऑन आप कितने क्लासेस या बैकलॉग में हो, उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट करके उसको कवर कर लो, स्मूथली हो जाएगा। रादर देन आप 10 दिन में चाहोगे कि मैं पूरा निपटा के निकल लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप धीरे धीरे करो उसको, बर्डन मत बनाओ अपने ऊपर, या फिर क्लास छोड़ के कवर कर रहे हो तो वो फिर नया बैकलॉग जनरेट करेगा। उससे अच्छा आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लो आने वाले 20 दिन, 30 दिन, 15 दिन, डिपेंडिंग ऑन कितना बैकलॉग हुआ है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर। तो भाई जितना पुराना बैकलॉग उतने हॉरर्स आपको होंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषभ सर, एक क्वेश्चन आपसे भी है। जी। ये स्टूडेंट क्लास के दौरान अक्सर बोलते हैं कि सर ये नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? आपने जो पढ़ाया है, जो स्लाइड्स में लिखा हुआ है, क्या हम सिर्फ वही सामने रख लें, उसी का प्रिंट आउट निकाल लें, इनफ है, या या फिर नोट्स बनाना इसमें ज़रूरी है? सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि हर पर्सन के लिए स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। पिछले कई सालों के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपर्स के साथ बात करी, बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स से बात करी है, एंड हर किसी का आंसर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आया है। पर जहाँ तक मैं इसको कैटेगराइज कर पाया हूँ वो कुछ इस तरह से है कि अगर हम बात करें NCERT की, तो NCERT के केस में आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि एक बार आप NCERT पढ़ते हो, एक बेस आपका अच्छा बन जाता है, आपकी फाउंडेशन एक बार अच्छी बन गई, तो दैट इज़ फाइन, वो आपने बुक्स पढ़ चुके हो। अब इसके बाद आप अपने एडवांस कोर्सेज में जाओगे, एडवांस चीज़ें पढ़ोगे, जैसे से आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, या जो भी XYZ आप बुक पढ़ रहे हो, वहाँ पर वो चीज़ें वापस आएंगी ही आएंगी। तो NCERT के नोट्स तो नहीं बनाने चाहिए मेरे हिसाब से, बट बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पर आप नोट्स बना सकते हो। खासकर मैं बोलूँगा कि नोट्स आपको 2 चीज़ों के तो डेफिनेटली बनाने चाहिए। वन हैपन्स टू बी जो आपके मेंस के एग्ज़ाम है, दूसरा आपका ऑप्शनल। इन चीज़ों के नोट्स होने बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन जाते हैं, क्योंकि देखो जब बात क्या होती है, लेट्स से आप फ्राइडे को आप अपना एसे का पेपर दे के आओगे, फिर आपको अगली सुबह सैटरडे मॉर्निंग आपको GS पेपर 1 देना होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सब टॉपिक्स आएंगे। क्या आप उतने कम टाइम के अंदर ये सब रिवाइज़ कर पाओगे? अलॉन्ग विद दैट आपको GS 2 के अंदर आपका पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, IR, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सब भी रिवाइज़ करना होगा। तो अगर आपने उन चीज़ों के मेन स्पेसिफिक चीज़ों के नोट्स नहीं बनाए हुए ना, तो आप कभी दौड़ोगे, कभी लक्ष्मीकांत उठाने की कोशिश करोगे, कभी ये वाली बुक, कभी वो वाली बुक, उतने टाइम में आप रिवाइज़ कर ही नहीं पाओगे। सेम चीज़ हैपन्स कि सैटरडे का पेपर दिया, फिर संडे को आपको अगले मॉर्निंग एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस लिखने हैं, एथिक्स पेपर लिखने हैं दोपहर के अंदर। वो तभी पॉसिबल है जब आपको पता होगा कि यार मैंने नोट्स उनके प्रॉपर बना रखे हैं। अगर आपने कोई चीज़ पढ़ रखी है पर वो इतनी बिखरी हुई है मेंस के अंदर खासकर, तो आप मेंस के अच्छे आंसर लिख ही नहीं सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि सर इमोशनल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन आ गया GS पेपर 4 के अंदर, पर क्योंकि मुझे याद ही नहीं आ रहा कि डेनियल गोलमैन ने लिखा, किसने लिखा, क्या 5 पॉइंटर्स होते हैं, मेरे नोट्स में था ही नहीं, कहीं रैंडम बुक में पढ़ा हुआ था, तो मैं उस समय एग्ज़ाम के अंदर वो मेंशन ही नहीं कर पाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि मेंस के नोट्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर टॉपिक वाइज होने चाहिए। बहुत ही UPSC ने डिटेल्ड सिलेबस दे रखा है मेंस का, हर चीज़ मेंशन्ड है कि भाई अपना फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, एज इट इज़ क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एज इट इज़ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछता है, फेडरलिज्म के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर अगर इनके नोट्स होंगे, उनको रिवाइज़ करना आपके लिए आसान होगा ना, तो आपको मदद करेगा मेंस एग्ज़ाम के अंदर। सेम यही चीज़ आपकी ऑप्शनल के लिए होगी। जब आपके पास वो 5 दिन का गैप होगा, उसके अंदर आप सारी बुक्स को वापस नहीं पढ़ पाओगे, दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। पर आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स होंगे पेपर 1, पेपर 2 के लिए, तो बहुत अच्छे से आप उनको रिवाइज़ कर पाओगे। एंड लास्टली सर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि नोट्स बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट्स आपके बहुत ज़्यादा बल्कि ना हो। एक मैं फॉर्मूला नॉर्मली देता हूँ कि लेट्स से अगर आप एक पेज पढ़ रहे हो जिसमें 100 वर्ड्स है ना, तो आपके जो नोट्स होंगे वो उसके 10% से कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 100 वर्ड्स का आप कोई पढ़ रहे हो, कुछ भी व्हाटएवर, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और आपके नोट्स 50 वर्ड्स के हैं, तो आप उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे। आपको नोट्स के अंदर बस वही मेंशन करना है जो आपको लगता है कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, आप भूल नहीं जाओगे उस चीज़ को, वही पॉइंट्स आपके नोट्स में आने चाहिए। अदरवाइज़ नोट्स ही आपके इतने बल्कि हो जाएंगे कि आप उनको रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे। एंड जब तक आपने UPSC में किसी चीज़ को रिवाइज़ नहीं किया, तब तक इट इज़ इक्वलेंट कि आपने कभी उस चीज़ को पढ़ा ही नहीं। मेरा तो सर यही मानना है।
सही बात है, रिवाइज नहीं किया तो आपने पढ़ाई नहीं, इट इज इक्वल टू लाइक कि आपका वो जो आप प्रेजेंट का बैकलॉग बन रहा है वो पुराना वाला भी बैकलॉग ही बनता जा रहा है, क्योंकि जब याद ही नहीं है तो वो भी बैकलॉग ही है, पढ़ना ना पढ़ना बराबर है। हैविंग सेड दैट, दीपेन सर, सवाल आपसे यही है कि क्या एक अप्रोच होनी चाहिए प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए, दोनों की अप्रोचेस डिफरेंट कैसी होनी चाहिए, क्या करेंगे स्टूडेंट्स प्रारंभ के एंड स्पेशली द यूट्यूब स्टूडेंट्स जब अखा सर स्पेसिफिकली अगर हम इस एग्जाम की बात करना, अप्रोच हमेशा जब भी हम पढ़ाई करते हैं वो मेंस ओरिएंटेड ही होती है, क्योंकि इंटीग्रेटेड अप्रोच है। प्रीलिम्स हम लेटर ऑन स्टेजेस पे मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं आपको इस दोनों को कैटेगराइज करके बताऊं, हम जब भी पढ़ रहे हैं हम अपने पूरे टॉपिक को कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे KYQ से एनालाइज करके मेंस ओरिएंटेड तरीके से पढ़ रहे हैं, फेयर है ना। इसके बाद जब बारी आती है प्रीलिम्स की, प्रीलिम्स क्रैक करना एक साइंस है कि साइंस कैसे है, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट डेवलप होती है। मैं आपको एक रियलिटी बताएं, कोई भी व्यक्ति हो जो आज इस समय पे प्रीलिम्स जितना डाइसी है, अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है उसको 100 में से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, मैक्सिमम बता रहा हूँ भैया, ये एक्सपीरियंस। सही बात। चाहे उन्होंने पहले एग्जाम क्रैक भी किया हो, बाकी के जो 60 क्वेश्चन है वो आप वहाँ पे अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड और अपनी इंस्टिंक्ट से करते हैं। और वो इंस्टिंक्ट कैसे डेवलप होती है, लेट्स से समबडी कम्स टू मी, अगर मैंने 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली एंड ही कम्स टू मी एंड ही सेज सर इसका आंसर क्या होगा, मैं बोलता हूँ इसका आंसर सी होगा। एंड इफ ही आस्क मी कि सर आंसर ये कैसे होगा, मेरे को उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, बट आई नो द आंसर वुड बी सी। दिस इज व्हाट माय इंस्टिंक्ट इज। और ये साइंस कैसे, आप प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये फेस करते होंगे जब वो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तब उन्होंने 50% जो उनको लगता था किसी क्वेश्चन का आंसर ए होगा, उन्होंने उस पर राउंड कर लिया, ए मार्क कर दिया और वो आगे बढ़ गए। एंड देन दे रीविजिट दैट क्वेश्चन एंड चेंज द आंसर। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डूइंग दिस, और जब वो चेंज करते हैं उनका आंसर गलत हो जाता है। इसका एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स होता है। अगर मैं जो मॉक टेस्ट कर रहा, जब मैं 10,000 क्वेश्चन लगा के जा रहा हूँ अपने घर पे प्रीलिम्स से पहले, उसके दौरान मैं ये एनालाइज करता हूँ एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अंदर कि अगर मैं 10 क्वेश्चंस के आंसर चेंज कर रहा हूँ तो मेरे अगर 8 गलत हो रहे हैं तो मैं फाइनल डे वाले दिन ये नहीं करने वाला। ये मेरा एनालिसिस है, ये साइंस है, ये मैथ्स है, ये प्रोबेबिलिटी है। और जहाँ तक आती है मेंस की बात, इफ यू आर क्लियर्ड विद प्रीलिम्स, you have sufficient knowledge, just go there and have the consolidated notes। जैसा कि सर ने बताया, बिना नोट्स के मेंस नहीं हो सकता। ओशियन है सर, ये ओशियन, उसके अंदर से इतना कुछ याद रखना ये ह्यूमनली पॉसिबल टास्क नहीं होता। उसको करने के लिए हर बार हमारे पास कंसोलिडेटेड नोट्स होते हैं। उन कंसोलिडेटेड नोट्स को जब मैं रिवाइज करता हूँ तब मुझे अपने आप ये याद आने लगता है कि हाँ कैसे कैसे मैंने आंसर का स्ट्रक्चर करना है। और उसका जो कंसोलिडेशन ऑफ नोट्स है वो भी एक छोटा सा ट्रिक है सर उसमें। जैसे सर ने बोला कि अगर आप 100 वर्ड्स का कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसके नोट्स 10% से कम में होने चाहिए। ये भी मैं बताता हूँ, बच्चा पहले दिन जब ये बनाने लगेगा ना वो नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि इनिशियली जब हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं और जब हम उसके बारे में लिखने लगते हैं, हम उसको खुद को समझाते हैं तो हम उसमें एक्सप्लेनेशन डालते हैं। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होने लगती है, मैं तीसरा रिवीजन करूंगा ना तो वही 50 वर्ड अपने आप 10 वर्ड में आ जाएंगे, क्योंकि 40 वर्ड जो मुझे पता है मुझे आते हैं। एग्जैक्टली, आई वोंट राइट दैट। सही बात। सो वो अपने आप कंसोलिडेट होते होते जब आप मेंस तक पहुंचेंगे, आपके पास पूरा पॉलिटी 50 पेज में है, पूरा ज्योग्राफी 50 पेज में है, फटाफट आप उसको रिवाइज करेंगे। आपके पास माइंड मैप्स हैं, उन माइंड मैप्स की सहायता से आपको पॉइंट्स पता है, उनके अंदर क्या लिखना है, यू विल सी देयर। दैट इज व्हाट यू प्रैक्टिस। तो मेंस ओरिएंटेड अप्रोच रखें, प्रीलिम्स के टाइम पे मॉक टेस्ट को प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से चलें और मेंस के लिए नोट्स रेडी रखें। सॉर्टेड कहा भी। फेयर इनफ मैम, इतना बड़ा ओशन है, सर ने बोला इतनी सारी चीज़ें हैं याद करने को, हम याद करते हैं पर भूल जाते हैं, फिर कोई फैक्ट याद किया फिर भूल गए। तो कैसे क्या करें कि ये जो बार बार भूलने वाली जो दिक्कत हो रही है वो कैसे सॉर्ट करें, कैसे हम चीज़ों को ना भूलें, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू कि ये चीज़ें ना हो हमारे। सर ये जो रिवीजन की प्रॉब्लम है ये उस बच्चे के साथ भी है जो डे 1 से प्रिपरेशन कर रहा है, और ये सेम प्रॉब्लम उस स्टूडेंट के साथ भी जो इंटरव्यू देकर आ रहा है।
तो सभी के साथ एक ही प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सर लोगों ने भी कहा कि हमें केवल उस दिन के लिए नहीं पढ़ना कि आज मुझे मान लीजिए पार्लियामेंट पढ़ना है, मुझे पार्लियामेंट को अपने एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर जाना है, और अगर मैं उसको भूल गई तब तो वो मेरे किसी काम का है ही नहीं। समटाइम्स मैंने भी कहीं कहीं बहुत अच्छी बातें पढ़ी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट तैयार किए, लेकिन जब मैंने उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया, दोबारा मैंने उस पर नजर नहीं डाली, दोबारा उसको रिकॉल नहीं किया, तो वो मेरे नॉलेज से बाहर हो गया। तो सेम यही बच्चों के साथ होता है कि जब वो एक बार किसी चीज को पढ़ते तो बहुत मन से हैं, नोट्स भी बना लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा उसको देखेंगे, उन्हें लगता है हम आगे 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 का सारा कवर कर ले। वो ये नहीं समझ पाते कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपना बनाना उतना ही इंपॉर्टेंट जितना कि आगे का कवर करना। तो मैं बच्चों को क्लास में ये बोलती हूँ कि आप ऐसा करो कि आपने 5 डेज जो पढ़ा, आप ज़्यादा नहीं, आप सैटरडे संडे अपने लिए रख लो, या फिर आपको लगता है कि नहीं आपका तो जो रिकॉल पावर है, रिवीजन पावर है, याद रखने की क्षमता ज़्यादा अच्छी है, आप एक हाफ डे जो है वो डिसाइड कर ले 5 डेज के अंदर कि आप उस टाइम जो भी आपने 5 डेज में पढ़ा है आप उसको रिवाइज करें, आप उसको प्रैक्टिस करें। जितना आप चीज़ों को रिवाइज करोगे, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि इसका एक तरीका सर नोट्स मेकिंग भी होता है। जैसे सर ने कहा कि नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, स्पेशली मेंस के लिए बहुत ज़रूरी, स्पेशली ऑप्शनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जब आप कीवर्ड से किसी चीज़ को याद रखते, जैसे कि, तो हमें पूरा पैराग्राफ नहीं, हमें केवल कुछ कीवर्ड भी याद रखेंगे, तब भी हम उस चीज़ को एग्जाम हॉल में अपना जो है वह परफॉर्मेंस दिखा देंगे। तो ज़रूरत ये होती है, एक तो पहला तरीका ये है कि बच्चा जो भी पढ़ रहा है उसकी इम्पोर्टेंस को समझे, और आगे उसके लिए वो यूज़फुल एग्जामिनेशन के लिए कितना एग्जामिनेशन हॉल तक उसको लेकर जाना है, इस बात को समझे और उसको प्रॉपर रिवाइज करे। अब दूसरी बात है रिवीजन का तरीका क्या हो। तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कि आप अपना 5 डेज जो भी पढ़िए आप उसके लिए डे सेलेक्ट रखिए, क्योंकि आपको नया पढ़ना जितना ज़रूरी है उतना ज़रूरी है आपने जो पहले मेहनत कर रखी है वो भी आपके काम आ जाए। एक ये तरीका, इसका एक साइंटिफिक तरीका होता है, जैसे कि आज हमने जो पढ़ा उसके लिए ज़रूरत होती है कि कल अगर मैं उसको रिवाइज कर लूँ तो वो सारा मुझे याद हो जाएगा, वही अगर मैं 5 दिन बाद उसको रिवाइज करूँगी वो सारा वॉश आउट हो जाएगा। तो एक ये तरीका है कि आज मैंने जो पढ़ा मैं उसको कल पढ़ लूँ, उसके बाद मैं 2-3 दिन बाद फिर देख लूँ, और फिर उसके बाद 10-15 दिन बाद या फिर जैसे भी ज़रूरत लगती है कि मैं ये चीज़ भूल रही हूँ मैं उसको देखूँ। उसके लिए बच्चे को ज़रूरी है कि प्रॉपर वो स्टडी प्लान बना रहा है कि अच्छा ये टॉपिक मैंने पढ़ लिए। और एक और तरीका इसका हो सकता है कि वो PYQ से प्रैक्टिस कर ले, तो उसका रिवीजन जो है वह हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि वह यूपीएससी के डायरेक्शन को समझ पाएगा, यूपीएससी के नेचर को समझ पाएगा, ये भी एक तरीका है। तो एक प्रॉपर, जैसे कि यूपीएससी केवल हार्डवर्क, केवल इन सब चीज़ों से नहीं होगा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा ये स्मार्टली वर्क करें कि जो भी कोर्स, जो भी चीज़ आपने अब तक पढ़ रखी है उसको आगे के लिए भी आप प्रॉपर एक साइंटिफिक वे में रिवीजन जो है वह करते रहे, प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहे। तो ये आई थिंक एक बेस्ट तरीका है, बिना रिवीजन के तो सर कुछ नहीं हो सकता। अरे कुछ नहीं होगा यार, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली मैम ने बोल दिया है। ऋषभ सर आप बात कर रहे थे कि मेंस में बिना आंसर, बिना नोट्स बनाए काम नहीं चलेगा जी। तो नोट्स बना लिए अपन ने, लेकिन अब ये मेंस के लिए हमें आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? सर यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहता हूँ कि आंसर राइटिंग आप स्टार्ट भले ही जल्दी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, पर अगर वाकई में आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग का आपको स्कोप समझना है, वो थोड़ा लेटर पार्ट में शुरू होता है। रीज़न बीइंग कि स्टार्टिंग में लेट्स से सर जैसे पॉलिटी पढ़ा, मैम जैसे पॉलिटी पढ़ा रही हैं या सर जैसे ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, तो कई बार बच्चे वहीं से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, नो डाउट। बट एक टाइम के बाद ना हमारे पास इंटीग्रेट आंसर्स होने चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के अंदर जो होते तो पॉलिटी के हैं लेट्स से, बट उनका कोई ना कोई लिंकेज इकॉनमी के साथ होता है, कुछ लिंकेज हो सकता है ज्योग्राफी के साथ हो। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं यूपीएससी मेंस एग्ज़ाम के अंदर। तो स्टार्टिंग में आप आंसर लिखना स्टार्ट भले ही कर सकते हो, बट आपकी जो प्रॉपर आंसर राइटिंग होगी वो तभी हो पाएगी जब आप लेट्स से कम 40-50% अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही आप उसकी प्रॉपर एसेंस तक पहुंच पाओगे। अब सर एक बात बोल रहे थे कि एमसीक्यू अटेम्प्ट करना एक साइंस है। सर आंसर राइटिंग एक अपने आप में आर्ट है, इसमें टाइम लगता है। अब वन ऑफ द बिग मिस्टेक्स मुझे लगता है मैंने जो अपनी प्रेपरेशन में की ना, कि मैंने पढ़ा सर बहुत कुछ, पर मैं आंसर राइटिंग से ना थोड़ा सा दूर जाता रहा। मुझे लगता था यार मैं पढ़ लेता हूँ, आंसर राइटिंग कर लूँगा। और यही मिस्टेक आज के समय बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उनके पास कंटेंट याद भी होता है, कंटेंट के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें बार बार हम पढ़ते भी रहते हैं, रिवीजन भी होती रहती है, पर जब वही सेम क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आता है ना, तो हमें लिखने में दिक्कत आती है। माइंड में है मेरे वो चीज़ें, पर एग्जैक्टली उसके क्या इंट्रोडक्शन लिखूँगा, बॉडी में कैसे पॉइंटर्स मेंशन करने हैं, कंक्लूजन कैसे लिखना है, वहाँ लिखने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ये दिक्कत तब ज़्यादा हो जाती है जब आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिए होते।
एक क्वेश्चन 10 मिनट में लिखना या लेट से 8 मिनट और 11 मिनट में लिखना थोड़ा आसान है, पर जब बैक टू बैक क्वेश्चन आएंगे ना, पहले इकोनॉमी, दूसरा एग्रीकल्चर, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, फिर आपका जो इन्वायरमेंट हो गया, राइट, वहाँ बड़ी दिक्कत आती है कैसे कैसे स्विच करना है और 20 घंटे के अंदर कैसे 20 क्वेश्चंस को कैसे 3 घंटे के अंदर इंश्योर करना है कि कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्टिंग में आप आंसर्स लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, पर आपकी जो प्रॉपर आंसर राइटिंग आप तभी समझ पाओगे जब आपका 30-40% कंटेंट एटलीस्ट कवर हो गया होगा। उसके बाद आप 1 घंटे के अंदर लेट से 7 क्वेश्चन लिख सकते हो, 10 मार्कर्स। फिर जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखोगे वो असल में आपकी पूरी तैयारी होगी। उसमें आपका ये भी टेस्ट हो जाएगा कि आपसे टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या आपको इतना सारा कंटेंट याद है या नहीं याद है। अगर मैं आज किसी बच्चे को एक टॉपिक दे दूँ कि लेट से क्वांटिटेटिव थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, तो बच्चा बड़े आराम से लिख देगा, उसको पता होगा भाई क्या एविडेंस है, क्या ये इश्यूज़ हैं, सब बता देगा। पर जब उस पेपर के अंदर आपका ज्योग्राफी पूरी आ रही है, हिस्ट्री पूरी आ रही है, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ रही है, सोसाइटी भी आ रही है, तब आंसर लिखना बहुत मुश्किल है। इतना कंटेंट ना याद होता है, ऊपर से टाइम मैनेजमेंट का अलग प्रेशर, क्वालिटी आंसर आ नहीं पा रहे होते। ये तभी आ पाएगा जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखोगे। तो आई थिंक स्टार्टिंग में लिखी जा सकती है आंसर राइटिंग, कोई इश्यू नहीं है, सीखोगे समय के साथ, बट रियल आंसर राइटिंग तभी होगी जब आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। उसके अंदर करंट अफेयर्स भी होंगे, उसके अंदर डेटा भी होगा, उसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स की नॉलेज भी होगी। वही अपने आप में प्रॉपर प्रेपरेशन है मेंस की। थैंक यू सो मच सर। नितिन सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, जेरिन का आया था, आई थिंक नाम इसका आंचल नाम है। आंचल ने कहा कि सर मैं अभी फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में एडमिशन लिया है जी। तो बेसिकली इसका क्वेश्चन है कि क्या टिप्स क्या होंगे फॉर बिगनर्स, मैं शुरू कैसे करूँ। ओके, थैंक यू सर। मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं इस क्वेश्चन का जवाब एज अ टीचर नहीं एज अ स्टूडेंट देना चाहूँगा। जस्ट 2 साल पहले तक मैं खुद ही स्टूडेंट था यूपीएससी का, और उससे पहले भी प्रिपेयर किया, यूपीएससी हुआ, इंजीनियरिंग हुआ। जो मैं एज अ स्टूडेंट देखता हूँ, जब भी मैं कोई एक नया चैलेंज, अभी लेट्स सी कि हम लोग स्टूडेंट हों और कुछ स्टार्ट करें, तो अपना अप्रोच लाइफ में कुछ क्लियर होता है। अगर कोई चीज़ हम लेते हैं तो मैं तो जनरली गाइडेड लेता था कि मान लो मेरे जो टीचर होंगे उनके हिसाब से मैं बुक्स को प्लान कर लेता था। तो अगर आप, आंचल मैम बोलिए, अगर आप पढ़ रहे हो किसी टीचर से, तो मान लो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में टीचर आपको एक पर्टिकुलर तरीके से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज लिसन टू द लेक्चर्स एंड देन जो आपका बेसिक मटेरियल, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, लेट्स अभी हमारा कंसर्न यूपीएससी को लेके, तो यूपीएससी में लेट्स सी की ज्योग्राफी में हमारे बुक लिस्ट क्या है, एकदम सिंपल रखते हैं। एक हम पढ़ते हैं बेसिक लेवल पे एनसीईआरटी, और ज्योग्राफी में आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत है, एनसीईआरटी इज़ गुड इनफ। बाद में थोड़ा मेंस के लिए कुछ एडिशनल मटेरियल, वैल्यू एडिशन चाहिए, वो छोड़िए अभी, फॉर नाउ बेसिक पे चलते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं अपने सर से पढ़ूंगा, जो भी वो पढ़ाएंगे उसका नोट्स बनाऊंगा, एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू इज क्लास नोट्स को मैं रिवाइज करूंगा। लीव एनसीईआरटी वो भी मैं नहीं छूऊंगा। सबसे पहले जो मैं पढ़ के आया हूँ, अगर वो मैं सीख नहीं रहा हूँ तो मैं पहला मिस्टेक वही कर रहा हूँ। ये मैं 2-3 एग्जाम सर लाइफ में दिया हूँ, यूपीएससी से पहले IIT दिया था, उसमें भी मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि फॉलो योर लेक्चर्स। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगता है कि 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने जितना कोर्स है उसमें आपका पूरा कोर्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वो पढ़ो। अब उसके बाद अगर यू कैन कैच दैट लेक्चर, देन ओपन योर एनसीईआरटीज जो आपका टेक्स्ट बुक है, और वो चैप्टर ही आप वहाँ से पढ़ो, केवल वहीं तक पढ़ो जहाँ तक आपको टीचर पढ़ाए हैं, बंद कर दो उसके बाद किताब। फिर अगले दिन लेक्चर लो, फिर लेक्चर में जो सीखे उसको वापस बुक से भरो। कीप दिस प्रोसेस गोइंग। 10 महीने, 11 महीने, 12 महीने जो भी आपका कोर्स स्ट्रक्चर होगा, इसमें आपका पूरा सिलेबस भी खत्म होगा। यू विल बी एबल टू कैच एवरीथिंग। और रोज चूंकि आपको जो सर पढ़ा रहे हैं वो आप घर जाके पढ़ रहे हो, फिर एनसीईआरटीज पढ़ रहे हो, आपका डाउट भी उसी टाइम के साथ साथ क्लियर होता जाएगा। 10 महीने, 11 महीने या 12 महीने के साइकिल के बाद यू विल फाइंड यू आर अ गुड इनफ कॉम्पिटेंट स्टूडेंट हु कैन एक्चुअली कम्पीट इन दिस एग्जाम। सब कुछ आपका एक बार हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, बट टीचर आपको एक लेवल तक सब्जेक्ट पढ़ा दिए, वो आप सीख गए, प्लस आप अपनी बेसिक बुक सीख गए। रोज मान लीजिए मेरे को आप, अभी मैं सोसाइटी जैसे सोशलॉजी के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, तो मैं आज ग्लोबलाइजेशन पढ़ा और मेरे को ग्लोबलाइजेशन में कुछ चीज़ें नहीं समझ आए, तो मैं अगले क्लास में वही सर से क्लियर भी कर लूँगा या मैम से, जो भी हो, एंड देन वो चीज़ मेरा क्लियर होता जाएगा। कुछ अटकेगा नहीं कंसेप्चुअल जो कल को 6 महीने बाद मेरे को परेशान करे या एग्जाम में जाके परेशान करे। और एक बार कोर्स हो गया, नाउ आई हैव द बेसिक एबिलिटी कि अब मैं यहाँ से, जैसे मान लीजिए पॉलिटी है, थोड़ा लक्ष्मीकांत उठाया, 1 महीने में साफ कर दिया, एनसीईआरटी किया हुआ है, क्लास किया हुआ है, टीचर जो पढ़ा है वो मेरे दिमाग में है ऑलरेडी,
उड़ा दूंगा सर, मैं तो 15 दिन में उड़ा दूंगा लक्ष्मीकांत, मैं मतलब कोई भी उड़ा देगा। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका क्लियर है एनसीईआरटी प्लस लेक्चर्स आप फॉलो किए, वहाँ से आप लर्निंग किए, डाउट्स क्लियर रखे हो, कोई बुक डिफिकल्ट नहीं, आप उठाओ 15-20 दिन में आप एक एक बुक साफ करते जाओगे आराम से। तो मेरा अप्रोच यही रहता है कि आप, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप मान लो स्टूडेंट नहीं हो, आप टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, पहले तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, एंड आई एम नॉट मार्केटिंग फॉर एनीथिंग, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं लाइफ में आज तक कोई एग्जाम में ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि मैं खुद पढ़ूंगा, मैं तो हमेशा गाइडेड, एक कोई टीचर जो रहते थे जिनसे समझता था। बट अगर कोई बच्चा ऐसे जो खुद से पढ़ रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से सोचें, तो भी आप एक स्टैंडर्ड बुक ले लो जो आप पढ़ रहे हो, और उसके चैप्टर वाइज आप जाओ, उस फ्लो को फॉलो करो, और जो आपको क्लियर नहीं हो रहा है उसको कैसे भी आप यूट्यूब से क्लियर करो या किसी सीनियर से क्लियर करो। आई गेस यूट्यूब पे अभी वीडियोस हैं, तो मान लीजिए मैं प्रीएम्बल ही पढ़ता हूँ पहली बार और मेरे को चीज़ें नहीं समझ आ रही, मैं टीचर से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो भाई उसी टाइम कुछ वीडियो देख लो यूट्यूब पे, क्लियर इट आउट देन एंड देयर। एक दिन के अंदर आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, दिमाग में कैरी मत करो उसको, दैट विल हर्ट यू एट अ लेटर स्टेज, ये मैं पक्का बोल सकता हूँ। तो मेरा स्ट्रेटजी यही रहता है कि बिगिनर्स शुड फॉलो अ कोर्स स्ट्रक्चर जो ऑलरेडी डिजाइंड है बाय अ टीचर या बाय अ बुक। अगर आप टीचर को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो गो फॉर अ बुक, उसी के हिसाब से पढ़ो, फाउंडेशनल लर्निंग कंप्लीट करो, देन गो फॉर, ज़्यादा एडवांस लर्निंग है नहीं, कुछ कुछ बुक्स ही हैं 2-4, वो आपको पढ़ना है। तो पहले फाउंडेशन आप कंप्लीट करो, कोशिश करो कि आपके कोर्स के टाइम में ही आप सारा क्लास नोट्स और एनसीईआरटीज ये कवर कर लो एटलीस्ट। थोड़ा और पढ़ने वाले हो तो एडवांस बुक भी देख लो, अगर कम टाइम है तो इतना कर लो, दैट वर्क्स मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच। तो यार होपफुली आपको ये बात समझ में आती होगी कि अगर आप कोई बैच से पढ़ रहे हैं तो क्लासेस जो पढ़ाई जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप टू द पॉइंट रखिए। और अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं तो भी आपको सर ने बताया कि आप चैप्टर को, फ्लो को मेंटेन रखिए और आप पढ़ते चले जाइए, डाउट्स क्लियर करते जाइए। सो एक बेयर मिनिमम लेवल है जो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, और वही शायद स्टार्टिंग होती है। सो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और भी थे और हमने उनको अलग अलग पॉडकास्ट में इस तरह के डिस्कशंस में आंसर किया भी है, और वी विल शेयर टू द टीम ऑल्सो कि वो पॉडकास्ट भी, उसकी लिंक भी हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो आप लोग उन पॉडकास्ट को भी देख सकते हो। आपके कुछ वो डाउट्स भी हो तो वो भी आपकी क्लियर हो सकते हैं। सो होपफुली थैंक यू सो मच, सबने ज्वाइन किया और आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चंस को आंसर किया। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे किसी और सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।